हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी जो हमने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें हमने आपके एग्ज़ाम के लिए JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए जो एडिशनल टॉपिक्स ऐड किए थे इन्होंने अकाउंटेंसी पार्ट में, वो लास्ट के 5 टॉपिक्स जो ऐड कर दिए थे एज कम्पेयर टू द जो सिलेबस पा में था, वो सीरीज हमने स्टार्ट कर दी थी जिसमें आपको अमरजीत सर ने टैक्सेशन का पार्ट पढ़ाया। उसमें उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेशन में 4 लेक्चर्स में कवर कर दिया और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में 2 लेक्चर्स लगे, तो वो कंप्लीट हो गया टैक्सेशन। उसके बाद और 4 टॉपिक्स बचे जो आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं। टॉपिक नंबर 1 आपका था कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसके बाद आपका था कॉस्ट मैनेजमेंट जिसमें बजटरी कंट्रोल्स है, और टॉपिक नंबर 3 इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और टॉपिक नंबर 4 डेवलपमेंट अकाउंटिंग। वो ये चारों चीज़ें आपको मैं करा दूंगा। इसमें सबसे पहला वाला टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा? अगर मैं ये मानूंगा कि जो मेरी पहली बुक थी उसमें जो मैंने पंचायत के लिए रखी थी और वो आपके लिए भी एप्लीकेबल थी, क्योंकि आपके 14 टॉपिक्स बिल्कुल सेम थे। उसमें अगर आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, याद करो। उसमें जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है वहां पे मैंने एक टॉपिक रखा था ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग रखा था मैंने। हाँ सर, आपने ब्रांच ऑफ अकाउंट रखा था। वहां पे हमने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, और क्या मैंने बोला था सर? आपने बोला था कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, और फिर 2 चीजें मैंने और उसमें रखी थी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है, ठीक है, सोशल अकाउंटिंग होती है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, बट हमारा जो पूरा टॉपिक मतलब सिलेबस था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि हम हिसाब रखते हैं बिजनेस का इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। हम देखते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की। तो हमारा जो मकसद रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो इसी के कंटेक्स्ट में रहता है। फिर मैंने आपको बोला था कि आपको तब की बात कर रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट सोशल अकाउंटिंग उन्होंने एक अलग से टॉपिक रखा था, वो भी मैंने फिर एंड में एक सेपरेट टॉपिक करके कवर करा दिया था। बट अभी इन्होंने क्या कर दिया अकाउंटिंग में, क्या कर दिया आप, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा ये भी डाल दिया, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, डेवलपमेंट अकाउंटिंग में हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा बोलो कि जितने भी ब्रांच से अकाउंटिंग है वो इन्होंने अब आपके सिलेबस में सारे मोर एंड लेस डाल दिए। बट सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फिर आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारा कुछ बना दिया है और उसी पे ज्यादा फोकस है। बट ये एंसिलरी टॉपिक्स भी इन्होंने ऐड कर दिए, तो इसी में एक है ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अगर तुम देखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुम लोग क्या करते थे, बेसिकली तुम बिजनेस का ओवरऑल, अगर एक मैं एग्जांपल लेता हूं जो हमने पढ़ा अभी तक, एक ट्रेडिंग कंसर्न होती है, वो क्या करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे पास रेडीमेड गारमेंट्स का स्टोर है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आई परचेज द रेडीमेड गारमेंट्स एंड आई सेल द रेडीमेड गारमेंट्स। तो परचेज, सेल, मैं लेस करके ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट करके मुझे क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। उसमें से जो मेरे एम्प्लॉयज होते हैं उनके खर्चे लेस करता हूं और मेरा निकलता है नेट प्रॉफिट। वो ये सारा चीज, इन सब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन एंड टू अराइव एट द प्रॉफिट्स इज कवर्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, तो आपको एक फील आ रहा है सर ये भी अकाउंटिंग है, बट इट इज मोर और लेस कंसर्न टू द कॉस्ट ओनली। दिस इज एन अकाउंटिंग, हमें जो अपैरेंटली नाम से फील आ रहा है कि सर ये अकाउंटिंग है जिसमें हम कंसर्न है सिर्फ कॉस्ट के कंटेक्स्ट में सोचते हैं। कॉस्ट ऑफ व्हाट? द कॉस्ट दैट हैज बीन इनकर्ड बाय द बिजनेस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, वी आर फोकस्ड ऑन द कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम हिसाब रखते थे बिजनेस का विद एन व्यू, विद ए गोल, कि हमें पता चले कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जहां पे हम जानना चाहते हैं कि ये कॉस्ट्स कहां पे इनकर हो रहे हैं, ये कॉस्ट्स कहां पे लग रहे हैं और किस तरीके से हम इनको कम कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, हमारा जो गोल है कॉस्ट अकाउंट में, जो फोकस है वो सिर्फ इस पे है कि कॉस्ट कहां पे इनकर हो रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मेरे दोस्तों, प्रैक्टिकली बताता हूं मैं आप लोगों, आप वैसे हर कोई ट्रैवल करता होगा, करता है नहीं करता, तो एयर ट्रैवल भी करते होंगे। आप टिकट बुक करते हो नहीं करते हो? हाँ सर करते हैं टिकट बुक। वहां सबसे ज्यादा क्या देखते हो, सबसे पहले क्या चीज आपको अट्रैक्टिव रहती है? जब भी आप कोई फ्लाइट की टिकट बुक करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? सबसे सस्ती देखते हो नहीं देखते हो? हाँ सर, हम देखते हैं चीप फ्लाइट।
हाँ, कुछ लोग आप में से होंगे जिनका बड़ा क्लास होगा, जो आप में वो क्लास ही होंगे, वो चीप फ्लाइट को ना करते, मतलब प्रेफर ना करते होंगे। बट मोस्ट ऑफ अस हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार सस्ती फ्लाइट कौन सी पड़ती है, हमें कौन सा जहाज के साथ प्यार करना है, 1.5 घंटे की फ्लाइट है जम्मू से, दिल्ली से श्रीनगर जाएंगे, हमें कौन सा वो देखना, उसमें ही रहना है। पर कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम मतलब फ्लाइट की फैसिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, वो फटफटी नहीं होना चाहिए, तो अच्छा सा डिसेंट होता है। पर मोस्टली हम जो देखते हैं वो चीपनेस को देखते हैं ना। अब दूसरे एंगल से देखो, वो जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस जो अपनी सर्विसेज देते हैं, अब उन्होंने फ्लाइट रखी है दिल्ली टू श्रीनगर या श्रीनगर टू दिल्ली, तो वो जो अपना फ्लाइट का प्राइस रखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता वो पीछे पूरा एनालिसिस करते हैं? करते होंगे कि नहीं करते होंगे? हाँ सर, वो भी अपना एनालिसिस करते होंगे कि उनको पर पैसेंजर कितना कितना खर्चा आता होगा इस फ्लाइट को चलाने में, ताकि उस हिसाब से वो प्राइसिंग को फिक्स करते होंगे। आप यहां पे बोल सकते हो कि सर आजकल के जमाने में हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, या मैं दूसरे एंगल से समझा दूंगा, फिर इसको लिंक करता हूं इस एग्जाम्पल के साथ। एक तरीका है करने का, मतलब बिजनेस करने का तरीका एक चीज ऐसा है, आप बोलोगे कि मैं ये चीज बनाता हूं, जैसे मैं बोलूंगा कि यार मैंने ना आज पेन बनाने, ठीक है, मैं ये काम करूंगा, मैं ये मार्कर बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पेन को बनाने के लिए मैंने रॉ मटेरियल लाया, ये प्लास्टिक लाया, और जो इंक लगती है वो, और जो इसमें वो स्पॉन्ज लगता है जिसमें वो इंक रहती है, वो सारी चीजें रॉ मटेरियल लाई, और मैंने पेन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मुझे ये पेन की जो पूरी कॉस्ट लगी, मुझे बनाते बनाते इसको 30 रुपए लगे, तो क्या मैं इसको 30 प्लस 5 रुपया प्रॉफिट ऐड करके 35 रुपए में कमा सकता हूं? सर अगर उस मार्केट में पेन की डिमांड है और कोई और पेन नहीं बनाता है, तो आप 35 क्या आप 40 भी बना सकते हो, 40 में भी बेच सकते हो, क्योंकि पेन की डिमांड है और कोई और पेन नहीं बनाता है। बट जहां पे बहुत सारे लोग पेन बनाते होंगे, और वहां पे वो जो सारे लोग हैं, अगर मेरी कॉस्ट 30 रुपीज लग रही है, मेरी कॉस्ट 30 रुपीज लग रही है, और मैं बोलूंगा 5 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड करके 35 पे कमाऊंगा, वहां ये एक दूसरा बंदा है जिसकी कॉस्ट 25 लगती है खाली, उसके पास बेस्ट ऑपरेशंस है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको सिर्फ 25 रुपया कॉस्ट लगते हैं पर प्रोडक्ट, वो इसमें अपना 5 रुपया ऐड करके 30 रुपए में बेचेगा। तो क्या आप मार्केट में टिक जाओगे? नहीं सर, हम मार्केट में टिक नहीं जाएंगे। आप अगर करोगे भी कि आप तो बेच ही नहीं पाओगे उससे ज्यादा, आप तो उससे ज्यादा बेच ही नहीं होगे, क्योंकि मार्केट में जो प्राइसेस डिटरमाइंड होते हैं वो डिटरमाइंड होते हैं आजकल कंपटीटर से, और आजकल कोई फील्ड ही नहीं होती ऐसी कि जिसमें कंपटीशन ना हो। तो आजकल के जमाने में ये चीज तय है कि आप किसी भी फील्ड में अपने प्राइसेस को खुद से सेटअप नहीं कर सकते हो। इज ए फैक्ट और नॉट? या आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे होंगे, और मेरी इस लेक्चर से आपको इकोनॉमिक्स भी थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा, पहली वाली लेक्चर से, आगे वाले लेक्चर से एक्सपेक्ट नहीं कर देना, ठीक है। तो आपको पता है कि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप अपनी प्राइसेस खुद से फिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज कस्टमर इज द किंग एंड देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन। मैं ये पेन बनाऊंगा ना, मेरे पास 10 कंपनियां हैं और जो ये पेन बना रहा है, अगर मैं देखूंगा मेरे पास जो पेन है, खुद ही मैं देखूंगा मेरे पास, देखो ये 2 मार्कर पेन है, एक लक्सर्ट का है और एक कैमलिन का है, और एक तीसरा पेन है, ये है आर्ट लाइन का। तो 3 पेन मेरे पास है, 3 डिफरेंट कंपनीज के हैं। ये देख रहे हो आप कंपटीशन क्या है, 3 डिफरेंट कंपनीज के 3 डिफरेंट पेन मेरे पास है। ये कंपटीशन का हाल है। तो क्या अगर मैं ये पेन बना रहा हूं और 30 रुपए कॉस्ट लग रही है, तो मैं क्या बोलूंगा 30 रुपए प्लस 5 35 रुपए में पहुंचेगा, और जबकि ये इसकी अगर कॉस्ट 20 रुपए है, 20 में अपना प्रॉफिट 5 25 में भेजेगा, और मैं तो मार्केट से एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा। तो आजकल के जमाने में टू बी इन द कंपटीशन, टू सर्वाइव इन द कंपटीशन, आपको क्या करना है, आप सेलिंग प्राइस को भाई चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से आप सेलिंग प्राइस चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ किस मार्केट में कर सकते हो, जहां को आपकी मोनोपोली है। अभी जो हम इंडिया में बोलते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है या कुछ और चल रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि किसी एक बंदे की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कंट्री में, क्योंकि वो फिर अपने हिसाब से प्राइसेस सेट करेगा। बट अगर आपकी मोनोपोली नहीं है, आप अपने हिसाब से प्राइस, सेलिंग प्राइस सेट नहीं कर सकते, वो मार्केट कर देगा सेट। तो आप क्या कर सकते हो, सर आप कोशिश करो कि इस कॉस्ट को हम कितना कम करें, इस कॉस्ट को हम कितने से कितना कम करें, और इसकी क्वालिटी भी बराबर है। ऐसा नहीं कि आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करोगे, क्योंकि अगर आप इसको सस्ता बनाओगे, डुप्लीकेट प्लास्टिक रखोगे और वो इंक भी डुप्लीकेट रखोगे, उसको सस्ता बनाओगे, तो
ठीक है, कुछ एक दो टाइम के लिए आपका कस्टमर ले जाएगा, फिर बोलेगा नहीं ये रद्दी माल है, आप नहीं चलोगे। तो आपको क्या करना पड़ रहा है आजकल के ज़माने में, कॉस्ट कटिंग करनी है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, मगर क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी है। वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पैसे का हिसाब रखते हो और टू नो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी ट्रांजेक्शन सारी रिकॉर्ड हो रही है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो आपको पता था आपको प्रॉफिट और लॉस रहा है, बट कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए बिजनेस से, उसके लिए है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपको बता देगा, हम एक एक चीज का, हमारी एक एक कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने इस पेन के लिए हम देखेंगे कि इसमें कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, कितना इसमें बाकी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उनको हम एनालाइज करते जाएंगे और देखेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और कहाँ कहाँ पे हमारे पास स्कोप है उन कॉस्ट को कम करने का। वो हम एनालाइज करते हैं डेप्थ में, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम स्पेसिफिक होता है। और वही इसी तरह से एयरलाइंस भी यही चीजें करती है, वो कॉस्ट एनालिसिस कर लेते हैं अपना कि हमारी फ्लाइट में कितने पर पैसेंजर कितना खर्चा होता है, तो किस तरह से हम अपने प्राइसेस को फिक्स करें या किस तरीके से हम कम करेंगे। आप देखते होंगे अपने हिसाब से, आप मार्केट में देखते होंगे पहले वो इस तरह से लाते थे, फिर वो कुछ चेंजेस लाते हैं उसमें, है ना। पहले वो स्वीट्स भी देते थे, फिर उन्होंने देखा कि नहीं यार क्यों स्वीट्स देने की जरूरत है, पहले तो मोनोपोली होती थी तो स्वीट्स भी दिया करते थे। फिर उन्होंने बोला नहीं भाई हम तो कंपटीशन में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे, तो उन्होंने वो चीज़ें फैसिलिटीज़ बंद कर दी, बहुत सारी चीज़ें वो बंद करते जो पहले फ्री में मिलती थी। ठीक है, और ये क्या होता है बेसिकली वही कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है उनको कट करने की कोशिश करें ताकि आप अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमाओ। क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका फिक्स हो गया मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस आप बढ़ा नहीं सकते हो, तो आपका प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो आपका फिक्स है मार्केट से, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जितना आप इस कॉस्ट को अपनी कम करोगे उतना आपका ये जीपी बढ़ जाएगा। तो हमारा फोकस रहेगा कि इस कॉस्ट को हम कैसे कम करेंगे, पहले इस कॉस्ट को एनालाइज करेंगे, कैसे कम करेंगे, वो हमें सीखना है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, इसलिए कॉस्ट अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कम करते हैं। हालांकि वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट है, हालांकि आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपके पास 2 या 3 मार्क्स आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में और बजट को लेकर 3-4 मार्क्स टोटल आ जाएंगे उन 2 टॉपिक्स में से, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। बट आगे जाकर कॉस्टिंग इन सब एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें फिर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जस्ट इन टाइप का कंसेप्ट है, किस तरह से आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ जस्ट इन का, तो आपको आइडिया मिलेगा कि कॉस्टिंग करके कितना फायदा होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपने देखा होगा कि मर्सिडीज है या बड़ी बड़ी जैगवार है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां है, ये एक गाड़ी का कॉस्ट कितना होता है, 50-60-70 लाख होता है मिनिमम। ठीक है, हाँ सर ये होता है। अगर आपका शोरूम है मेरे दोस्तों और आप शोरूम में अपनी मर्सिडीज की 10 गाड़ियां रख रहे हो, तो आपको लग रहा है आपको कितना इन्वेंट्री, कितना वर्किंग कैपिटल आपका ब्लॉक हो रहा है। हाँ सर, आपके बहुत पैसा ब्लॉक हो रहा है उधर, आपको पता नहीं कस्टमर कब आएगा कब खरीदेगा। तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है, जो पैसा है वो आपका उधर ब्लॉक होता है, उस पर आपको इंटरेस्ट लगता है। तो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड द जस्ट इन टाइम, कि जब आपको कस्टमर का ऑर्डर आ जाएगा, आपकी फैक्ट्री पूरी इस तरह से बनी होती है, कस्टमर का ऑर्डर आएगा विद इन 10 डेज आप गाड़ी बनाते हो, तो आपको रॉ मटेरियल तो उसमें मतलब मशीन इन्वेंट्री में अपना पैसा होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दीज आर द टेक्निक व्हिच हैव बीन डेवलप्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग। इन सब चीजों को हम मेरे दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ सर, हम समझ आ रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे थे और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पैसे का हिसाब रखते थे, हम कोई कंसर्न नहीं हो रहा था कि बीइंग एन अकाउंटेंट, जब आप वहां पे अकाउंटेंट थे आपको कोई कंसर्न नहीं था कि उसको वो चीज कितने की पड़ रही है, वो सेल्समैन कितने का बेच रहा है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उसने खरीदी, आप खरीदने की एंट्री करते, उसने भेजा और वो हम भेजने की एंट्री करते थे। फिर लास्ट में हम जब डालते थे इधर उधर करके, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में खर्चे, यहाँ से क्रेडिट साइड से प्रॉफिट, तो हमें पता प्रॉफिट लॉस हुआ। बट इस प्रॉफिट को कैसे बढ़ा देंगे, उन कॉस्ट का एनालिसिस करना है, ये हम करते हैं कहां पे, कॉस्ट अकाउंटिंग पे। आई होप आपको समझ आया होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट बोलूंगा कि हम क्या क्या करेंगे इस चीज में, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग वाले लेक्चर में, और फिर जाके हम एक एक चीज इसमें ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इस कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव, जो मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया कि क्या है इसमें, उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा चीज जो हम पढ़ेंगे कि एक तो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इन कॉस्ट का क्लासिफिकेशन क्या है, जो खर्चे लगते हैं। मैंने बोला ये मेरा पेन, अगर मैं मार्कर बनाने जा रहा हूं तो ये जो मेरा पेन है इसमें क्या क्या कॉस्ट लग रहा है, सर इसमें एक मटेरियल लग रहा है सर इसके बनाने में लेबर लग रही है,
इसके बनाने में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, मशीन का खर्चा लग रहा है, बहुत सारे खर्चे इसमें लगते हैं। उन सब कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। और मेरे हिसाब से जो मुझे फील आता है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के कंटेक्स्ट में ये क्लासिफिकेशन कॉस्ट। मुझे याद है इकोनॉमी का मैं देख रहा था पेपर जो लास्ट में पा में आया था, वहां पे एक कॉस्ट आई थी संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनपुट। उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर संक कॉस्ट था। तो वो कॉस्ट जो होता है ना, वो दैट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो इसमें मुझे लगता है आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन कॉस्ट। और तीसरा है कि ये जो कॉस्टिंग करते हैं, तो बेसिकली कॉस्टिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम एसर्टेन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज की कॉस्ट को, ठीक है। तो मेथड्स क्या होते हैं कॉस्टिंग के, और फिर जाके टेक्निक्स क्या होती है। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द कॉस्टिंग। एक मेथड्स होते हैं, कॉस्ट टेक्निक होता है, इनमें स्लाइड डिफरेंस है। और वो जब हम अभी आप बोलोगे मेथड टाइप टेक्निक है तो सब सेम होता है, बट इनमें फर्क है। मेथड्स अलग होते हैं, टेक्निक्स अलग होते हैं। इन 4 चीजों को हम कवर करेंगे और उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन में और कुछ चीजें बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट बोलूंगा और कुछ हम कॉस्ट आज कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी जो बचेगा हमारा उनको कोशिश करें हम मेथड ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निकल कॉस्ट को नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, नहीं तो थर्ड लेक्चर में हमारा ये कवर हो ही जाएगा। यहां पे मैं आपको ये भी बताता हूं, जो भी आप में से देख रहा होगा, आपको शायद कुछ फैकल्टीज ने बोला होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में 1-2 महीने लगेंगे। उनका मैं इतना ही बताऊंगा, मेरी कोई पर्सनल बाइस किसी के साथ नहीं है, बट उनका जो वो होता है ना कि एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट या विजुअलाइजेशन इसको बोलते हैं, वो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। आपके, मैं जस्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपका जो सिलेबस है पहले उसको एनालाइज कर लो। आपके सिलेबस में अकाउंटेंसी के 30 मार्क्स है और जो टॉपिक्स उन्होंने रखे हैं वो 19 टॉपिक्स है। पहले क्या था, पंचायत वाले एग्जाम में 30 मार्क्स थे और देयर वर अराउंड 15 टॉपिक्स। तो रैंडमली अगर देखा जाएगा तो आप बोलोगे कि हर टॉपिक में से 2-2 मार्क्स पूछे जाने चाहिए। और मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था, मैंने जब पा का पेपर, अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व कराया था, वो मेरे प्लेलिस्ट में आपको पड़ा होगा, वहां पर मैंने दिखाया था कि बराबर ऑन एन एवरेज उन्होंने हर टॉपिक में से 1-2 टॉपिक थे जिनमें कुछ नहीं पूछा, बट बाकी में ऑन एन एवरेज 2 या किसी में कुछ इंपॉर्टेंट होगा जैसे जर्नल, वो डबल एंट्री, वो उसमें ज्यादा मार्क्स पूछे थे, ठीक है। अदर देन दैट आप बोल सकते हैं कि हर टॉपिक में 2 या 2 मार्क्स पूछ सकते हैं। अब उसी चीज को उन्होंने क्या कर दिया, अब 14 की जगह उन्होंने 19 टॉपिक कर दिए, तो मार्क्स वही 30 है। तो अगेन आपको यही चीज याद रखना है कि हर टॉपिक में 2 या 3 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो उसमें भी अगर ये 5 टॉपिक्स ऐड किए थे जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट बजट 2 टॉपिक्स हैं, तो अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ ना, इनमें 4 मार्क्स आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने बाकी भी रखा ना। मेजर पार्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो मैंने आपको अभी बोला था, मेजर पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेजर मार्क्स वहां से आएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 2 महीने लगेंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा वो आपको 2 महीने में क्या पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये आपको थोड़ी वो बीकॉम का एग्जाम है या सीए का एग्जाम है। सीए में, सीए इंटर में, सीए फाइनल में कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग से 100 मार्क्स का पेपर होता है, पर वहां तो 100 मार्क्स पूछा भी जाएगा ना मेरे दोस्त। एंड दैट मेक्स सेंस कि आप 100 मार्क्स के लिए उतना कंटेंट पढ़ाओगे 2-3 महीने का, बट 2 मार्क्स के लिए 2 महीने पढ़ाना इज वेरी मच इलॉजिकल, ठीक है। तो आप टेंशन मत ले लो, हम 3-4 टॉपिक में लेक्चर में इसको कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बोलना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग करेंगे, कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव्स आज के लेक्चर में करेंगे, और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग में आज टच करूंगा, एंड देन मेथड ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निकल कॉस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और इससे पहले कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के, ठीक है। और उससे भी पहले मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताऊंगा मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, जो ना आपको शायद इस एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप में से, क्योंकि मैंने देखा है कि जो फाइनेंस अकाउंटेंसी के एग्जाम है, इसमें बहुत सारे बच्चे ना जो मेडिकल बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। देखो मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने 12th तक कॉमर्स पढ़ा था, फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंट से कोर्स किया, ठीक है। बट मैं यहाँ पे मतलब एक तारीफ के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके पास पढ़ने का बहुत शौक होता है और उनके पास जील एंड जेस्ट जिसको बोलते हैं वो होता है। नॉर्मली मैंने देखा है मेडिकल स्टूडेंट्स में, क्योंकि 11th-12th में भी या बाकी उनके जो बीटेक रहता है या बाकी सिंपल ग्रेजुएशन भी रहता है, उनका सिलेबस जाता है, वो पढ़ते रहते हैं, तो उनको पढ़ने का शौक होता है।
तो मैंने देखा तभी वो इसमें भी अच्छा रुझान के साथ कर पाते हैं, जल्दी वो ग्रेस करते हैं एज कम्पेयर टू कॉमर्स स्टूडेंट। उनको एक आदत पड़ी होती है यार जल्दी जल्दी हो जाए, मतलब हो जाएगा लास्ट में नोट पढ़ने से एक मेंटल, हालांकि हर कोई कॉमर्स स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है, बट मेंटेलिटी एक बनी होती है। तो मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता दूंगा, मैं आपको पूरे दूसरी डायरेक्शन में ले रहा हूँ। आप ठीक है, आप अभी फाइनेंस अकाउंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आपसे बहुत सारे लड़के होंगे जो बीटेक किए होंगे, लड़का मैंने गलत बोला, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बीटेक किए होंगे, और या आपने किसी और में भी ग्रेजुएट, आपको कुछ करने की इच्छा हो, अपना स्टार्टअप करने कुछ, बट अभी घर वालों का ये है कि यार सरकारी नौकरी चाहिए, फिर आप जो मर्जी चाहो करो, ठीक है ना, ये एक रहता है फैमिलीज की तरफ से। कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ भी समझना चाहिए, पेरेंट्स गलत नहीं होते, वो हमारे लिए अच्छा समझते हैं कि वो बोलते ठीक है एटलीस्ट जो बेसिक ब्रेड एंड बटर है वो उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर ये जो करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसे मैं हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अगर रात को अभी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस वक्त जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रात के 10 बजे हैं, तो मैं ऑफिस से आया हूँ, ऑफिस से मैं 7 बजे घर पहुँचा हूँ, तब मैं थोड़ा आपके लिए नोट्स बना रहा था, साइड में मैंने खाना मतलब चाय पी और उसके बाद खाना खाया, एंड देन मैं रिकॉर्डिंग पे आ गया हूँ। पर मेरी फैमिली को ये टेंशन नहीं है ये क्या कर रहा है घर से ऑफिस से, क्योंकि उनको पता है कि यार इसका जो बेसिक ब्रेड एंड बटर वो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी सॉर्ट आउट हुआ है, अब ये बाकी टाइम में अपने पैशन के लिए जो भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर मैं कमाता नहीं होता और मैं आके यही चीजें कर लेता, तो वो बोलते यार तुम पढ़ाओगे क्यों नहीं, यार काश तुम्हारी नौकरी लग जाती, तो वो उनको पेरेंट्स को ही रहता है। तो वो बात अपनी जगह सही है कि अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो और आपको कुछ और अपना है, कोई बात नहीं, आप अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ लो, वंस आपकी सिक्योर हो जाएगी जॉब तो फिर आप बाकी चीजें भी सोच सकते हो। तो उसी चीज के कंटेक्स्ट में लूंगा, अगर आपको अपना बिजनेस करना है ना, मैं आपको लग रहा है एक अमेरिकन ऑथर है, बेसिकली एकेडमिशियन है, वो भी पढ़ाते हैं, उसका नाम है माइकल पॉटर, ठीक है। मैं आपको एक ये मतलब लिंक करना है मुझे आपको, जो मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंस देना आपको। 2 मार्क्स अलग है, आपने एग्जाम के अलग है, बट मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि जब भी मेरी क्लास में आ जाओगे ना, या किसी भी क्लास में आ जाओगे, इस नियत से आ जाओ कि आपकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास अगर आपकी नॉलेज 0 थी उस सब्जेक्ट को लेके, जब आपकी क्लास खत्म हो जाए आपकी कुछ वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखूंगा, बिलीव मी, वो मेरी लाइफ का ना, मतलब मैंने लाइफ में इतनी चीजें कर दी ना, हर बार मुझे यही चीज समझ आई है कि वो 3 वर्ड्स मेरी लाइफ में, अगर मुझे बोला सबसे इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स क्या तुमने अपनी लाइफ में सीखे, वो ये 3 वर्ड्स है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपके लिए, आप इसको भी अपने लिए ना फ्रीज कर देना प्लीज। नॉलेज इज पावर, इसको प्लीज आप फ्रीज कर लो अपने दिमाग में। नॉलेज इज पावर, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लेना इस चीज के बारे में। आप कहीं पे अचानक से कोई भी डिबेट चल रही है कुछ भी चीज के बारे में, बजट के बारे में, अभी बजट आया तो डिबेट चल रही है, अगर आपके पास नॉलेज ना आप बोल पाओगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में आप बोल नहीं पाओगे। आप में से बहुत सारे बच्चे शायद इंटरव्यू दिए होंगे कभी, वहां पे ग्रुप डिस्कशन पे कोई टॉपिक होता है, अगर आपको उस चीज के बारे में पता होगी तो आप बोल पाओगे, अदरवाइज नहीं बोल पाओगे। एंड यू नेवर नो कि कब क्या पूछा जाएगा, कब कौन सी बात होगी, चाहे वो आपके रिलीजन की बात हो रही है, आपका मतलब सोशल साइंस के बारे में बात हो रही है, साइंस के बारे में बात हो रही है, जनरल नॉलेज की, पॉलिटिक्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है, तो पीछे क्या है, नॉलेज है। तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हमारे कुरान में भी जब पहली आयत आई वो क्या थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पहली चीज जो हमारी प्रॉफिट को दी गई वो क्या था, इकरा, पढ़ो। क्यों, वो फिर बाकी अलग कंटेक्स्ट में क्या चीज है, बट ये बात अब याद रखो, नॉलेज इज पावर, ठीक है। तो मैंने क्यों बोला आपको कि आप बोलोगे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी थी, टॉपिक पे आ जाओ, बट टॉपिक पे आ जाएंगे, सारा चीज कवर करेंगे। मैं उन फैकल्टीज करा 2-2 महीने में नहीं कराऊंगा, 3-4 लेक्चर में कराऊंगा, बट बैलेंस रहेगा बिटवीन द मार्क्स। दे विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, मैं आपको नोट्स दे सकता हूं, उसी में आ सकते हैं, बट दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज भी होनी, आपकी वैल्यू एडिशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन 3 वर्ड्स को याद रखो। तो माइकल पॉटर एक एकेडमिशियन था, है इनफैक्ट जिंदा है अमेरिका में। इसने बहुत इस पे ना मतलब वर्किंग किया है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स पे, ये सब चीज पे। इसने एक स्ट्रैटेजीज बता दी अपनी, जिसको बोलते हैं जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज। इसने बुक भी लिखी थी, जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज। आजकल के जमाने में जो कॉमन चल रहा है ना, कोई भी बिजनेस लोग वहां पे 10 तरह के कंपनीज खड़ी हो जाते हैं किसी भी बिजनेस मॉडल के लिए।
तो क्या चीज है जो आप मतलब है सबसे ज्यादा, वो है कंपटीशन, है ना। तो आप क्या कंपिटिटिव जेनरिक मतलब नॉर्मली क्या कंपिटिटिव स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर सकते हो टू गेट एन एज ओवर अदर बिजनेसेस। अब कोई भी चीज देखो, आप देखो वहां पे वो 10, अगर आपको वही फ्लाइट की बात करेंगे, फ्लाइट में आपको जाना है तो कितनी फ्लाइट दिल्ली टू श्रीनगर जाती है सर, एयर एशिया होती है, इंडिगो होती है, गो एयर होती है, स्पाइस जेट होती है, ठीक है, एयर इंडिया है, ये तो 5 तो ऐसे ही गिननी। तो यहां पे भी कंपटीशन है। फिर आ जाता हूं कोचिंग सेंटर्स पे, आपको अभी कोचिंग लेनी है सपोज, ठीक है, मैं फ्री में पढ़ाता हूं, बहुत सारी फैकल्टीज में पढ़े, बट आपको कोचिंग लेनी है तो कितने पढ़ते हैं। आपको इंश्योरेंस लेना है तो कितने इंश्योरेंस होते हैं, HDFC वाले, बजाज अलायंस वाले, LIC वाले, जनरल इंश्योरेंस, वो सारे वाले, इतने इंश्योरेंस होते हैं। डॉक्टर्स है, कितने हॉस्पिटल्स है, कितने डॉक्टर्स हैं, ठीक है, कोई भी चीज ले लो, कोई भी सर्विस ले लो, होटल्स है, कितने सारे होटल्स होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करने, कितने सारी ये चीज है। तो हर किसी में क्या होता है, इनके बीच में कंपनीज में कंपटीशन होता है, ठीक है। अब कैसे ये दूसरी कंपनीज पे स्ट्रेटेजिक एज ले, कैसे ये अपना मार्केट बनाए, कैसे ये कंपटीशन में सर्वाइव करे। अब देखो ना, अभी कितना फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अभी भी ये बड़ी कंपनीज लॉसेस में चलती हैं। पेटीएम में जो देख लो, क्यों, सारे मार्केट शेयर के पीछे पड़े हुए हैं, कंपटीशन ही इतना ज्यादा है, एक दूसरे से सस्ता बेचने की कोशिश करते हैं ताकि मार्केट शेयर गेन करें। तो आपको समझ आए कंपटीशन बहुत ज्यादा, तो इस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ होता है ना, हटके करना चाहिए, है ना, कुछ डिफरेंट करना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब नॉर्मली बोलोगे कि यार वो जमाना तो नहीं रहा ना, पहले होता था कि 1-2 दुकानदारी होती तो उस चीज में तो वो बेचते थे, खरीदते थे तो कमा लेते थे। बट अब कंपटीशन इतना आया है, गांव लेवल पे भी अब डिलीवरी होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप उस एंगल से भी सोच सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, आपने वहां पे भी कुछ डिलीवरी वाला सोच सकते हो कि यार मेरे गांव में एक बंदा, इसको ये चीजें लाने के लिए उधर जाना पड़ेगा तो इसको सोमो में किराया लगेगा, तो क्यों ना मैं ये चीज करूंगा, मैं इसको इधर ही पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स कलेक्ट करूंगा और दूंगा। जैसे अभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सबको यही चीज होता है। तो हर कोई क्या करता है, अपने कंपटीशन में बचने के, सर्वाइव करने के लिए कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। तो माइकल पोर्टर ने 3 स्ट्रैटेजीज बोली कि आपको अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है या एज लेना है, देयर आर 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज जो आप फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने आपको कॉस्ट अकाउंट पे लेना है, मैं कोई भटकने वाली बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बट थोड़ा सा सब्र करो, ऐसा नहीं बोलो कि सर बोर करा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लग भी रहा है मैं बोर करा रहा हूं तो आप बाकी फैकल्टीज के टॉपिक्स देख सकते हो, ठीक है, लेक्चर्स देख सकते हो। इसने क्या बोला, इसने बोला आप 3 स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हो, जिसमें इन्होंने रखा, तीनों चीजों को यहां पर लिखता हूं। एक को बोलते हैं, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और दूसरा इसने रखा कॉस्ट लीडरशिप, और तीसरा इसने रखा है फोकस और नीश स्ट्रैटेजी। तो इसने बोला बिजनेसेस को नॉर्मली अगर सर्वाइव करना है या कंपीटिटिव एडवांटेज देना है या आपने अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो वो इन 3 चीजों में से कोई टेक्निक फॉलो कर सकते हैं जो उनको सूट करते होंगे, यानी कि तीनों कर देंगे, इन तीनों में से जो आपको बेस्ट सूट करते हुए, इससे आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो या अपना मतलब यू विल बी हैविंग ए कॉम्पिटिटिव एज अदर अमंग अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर मैं जस्ट यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है जो आप प्रोडक्ट दोगे वो बाकी जो प्लेयर वहां पे देते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और आप अपना एक ब्रांड क्रिएट करते हो, और उस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बेसिस पे आपको क्या है, कस्टमर्स मिल जाएंगे जो दूसरे ब्रांड वालों को नहीं मिलेंगे। जैसे मैं बोलूंगा, वही एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं वेबकैम यूज कर रहा हूं, तो इसमें डिफरेंट मतलब कंपनीज होते हैं। लॉजिटेक ने क्या कर दिया, लॉजिटेक ने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, उन्होंने अपने अच्छे अच्छे फीचर्स दे दिए। तो सारे वेबकैम का काम हुआ दिखाना ये चीज, बट उन्होंने कुछ डिफरेंट फीचर्स दिया, उन्होंने सर्विसेज अपनी बेस्ट रखी, तो उससे क्या उन्होंने कर दिया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रखा। तो एक तरीका है आपको मार्केट में घुसने का और वहां पे प्रॉफिट कमाने का, आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट डिफरेंस, अपने प्रोडक्ट को दूसरे से हटके बना दो। जिस तरह से ब्रांड वजूद में आ गए, तो वो व्हाट आर दे डूइंग एग्जैक्टली, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन रखी है और कस्टमर उधर ही जाता है। बर्गर इतने होते हैं, तो आप नॉर्मली या तो बर्गर किंग जाते हो या तो मैकडी जाते हो, क्यों, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करी, जो दूसरों के प्रोडक्ट में टेस्ट नहीं आता है वो उनके प्रोडक्ट में टेस्ट आता है, तो उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो आप एक कंपीटिटिव एनवायरनमेंट में इस तरह से अपना मार्केट बना सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट ना थोड़ा सा हट के रख लो, या अभी
क्लासेस, मतलब देखो ये यहाँ पे ये भी रखना कि इंडस्ट्रीज में डिफरेंट होते हैं। सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है, सिर्फ सर्विसेज देते हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। जैसे मैंने ये चीजें बोला, ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, और दूसरी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। तो एयरलाइंस अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो देख सकते हैं कि यार हम क्या करेंगे ना, अपने अपने फ्लाइट में कुछ जबरदस्त फैसिलिटीज रखेंगे। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट रखा ना एज कंपेयर टू अदर एयरलाइंस, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो बोलते हैं इस तरीके से आप कंप्यूटर मार्केट में अपना एडवांटेज कर सकते हो कि आप दूसरे प्लेयर से अपना थोड़ा सा डिफरेंट कर लो, ठीक है। तो एक होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तीसरा आता है फोकस और नीश स्ट्रेटेजी। मतलब आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स या पर्टिकुलर मार्केट जो है इसको टारगेट करो और वहां पे अपना मार्केट बना लो। तो यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर नीश मार्केट, वहां पे आप फोकस कर रहे हो और वहां पे अपने कस्टमर्स बना रहे हो। तो प्रोडक्ट के बारे में एक बेहतरीन चीज है, किसी ने बोली है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि पूरा क्या चीज है। तो उसमें ये चीज है, अगर किसी जगह में, मतलब इट्स लाइक इफ नो वन हैज गॉन देयर देन देयर इज ए ह्यूज मार्केट देयर, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, कि कश्मीर में सीए का कोचिंग सेंटर नहीं है और मैं जाके कोचिंग सेंटर सीए का खोलूंगा वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई सीए का कोचिंग सेंटर नहीं है, सपोज मैं बोलूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं कि कश्मीर में सीए स्टूडेंट्स का बहुत पोटेंशियल है, कॉमर्स स्टूडेंट्स का बहुत पोटेंशियल है, मैं वहां पे कोचिंग सेंटर करूंगा। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी उस मार्केट में घुसना जहां पे अभी कोई नहीं घुसा है, मैं उस मार्केट को फोकस करूंगा और वहां पे अपना मार्केट बना लूंगा। तो वो होता है फोकस और नीश स्ट्रैटेजी। और तीसरा होता है कॉस्ट लीडरशिप। ये इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें टॉपिक के कंटेक्स्ट में, कि तीसरी स्ट्रैटेजी जो उसने बोली थी वो थी कॉस्ट लीडरशिप। यू बी द लीडर इन द कॉस्ट, मतलब अपना उस कंपटीशन में, मैं अब एयरलाइन की एग्जांपल ले लो, अगर आप वहां पे आपको मार्केट बनाना है, वहां तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, फोकस स्ट्रैटेजी तो वाला मार्केट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही है दिल्ली टू श्रीनगर कस्टमर्स को देना, श्रीनगर टू दिल्ली कस्टमर्स को। यहां पे आप सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या कर सकते हो, कॉस्ट लीडरशिप। आप अपनी कॉस्ट सबसे कम रखो, तो आप मार्केट कवर कर सकते हो। आपने देखा होगा एयर एशिया की फ्लाइट अक्सर सस्ती आती, फिर वो अलग बात है जब एयर एशिया की फ्लाइट में जाते हैं फिर लगता है यार वो सरकारी बस जो चलती थी ना उनकी सीट्स तो इससे अच्छी होती थी, और जो नॉर्मल बसेस चलती है उनकी सीट्स से अच्छी थी, वो अलग बात है। बट व्हाट दे डन लगा यार, श्रीनगर दिल्ली वाले तो मतलब उतना कोई हाईफाई वाले तो नहीं है ना, मुंबई अमेरिका ट्रैवल करने वाले तो नहीं है ना, कि उनका एक स्टैंडर्ड है रहने का, कि वहां पे सेलिब्रिटीज है, बड़े बड़े लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, तो वहां एयर एशिया नहीं टिकेगा। बट श्रीनगर तो दिल्ली ठीक है यार, इन बेचारों को मजबूरी है श्रीनगर दिल्ली आना, कहीं पेपर देना या सर्दी लगी है, तरह ऐसा कुछ चीजें होता है, नॉर्मल भी होता है, तो इनको वही मेंटालिटी कि सस्ता में चलेगा ना तो पहुंचेंगे 1.5 घंटे बाद। बट उन जो वो क्लासी लोग होते हैं उनको बड़ी फैसिलिटी चाहिए। तो वहां पे एयर एशिया ने, इन कंपनी ने क्या कर दिया, दे प्लेड द रोल ऑफ कॉस्ट, इन्होंने अपना सस्ता चीज रखा, तो देखा कहां पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। बट कॉस्ट लीडरशिप में इतना ही नहीं आता कि आप सस्ता करोगे अपनी चीज को, आपको क्वालिटी भी, पूरी कॉस्ट लीडरशिप ये नहीं आ गई आपने सस्ता कर दिया था ठीक है, और टूटी फूटी सीट्स रखी, ये चीज रखा, एयर होस्टेस अच्छी नहीं रखी, हालांकि दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट, बट जस्ट मैं बोल रहा हूं स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ से, या बाकी सारी चीजें। तो यहां पे क्या होता है, कॉस्ट लीडरशिप में आप क्या करोगे, कॉस्ट भी आपने कम करनी है और क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो क्वालिटी भी अच्छी रखनी है और अपना कॉस्ट भी कम करना है, वो होता है कॉस्ट लीडरशिप। तो इस कॉस्ट लीडरशिप कैसे कर सकते हो आप, एक कॉस्ट लीडरशिप बाय हैविंग ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इन योर कंपनी। तो आप जब एनालाइज करोगे कि कहां पे कॉस्ट लग सकती है और कहां पे पोटेंशियल है कि कॉस्ट कम कर सकते हैं, वो है पार्ट ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। तो इस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताते वन ऑफ द स्ट्रैटेजी कॉस्ट लीडरशिप। तो इसके लिए आपको कॉस्ट कम करना है तो आपको कॉस्ट पहले पता होने चाहिए क्या क्या है, और क्वालिटी में भी वो चीज नहीं करना। तो आप देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिनको हम मतलब खत्म कर सकते हैं, या कुछ ऐसी जगह पे हमें कॉस्ट तो नहीं जा रहा जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो दैट विल कम अंडर द कॉस्ट लीडरशिप। और उसके लिए हमारे पास क्या डिपार्टमेंट होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। तो आपके पास कॉस्ट डिपार्टमेंट रहता है। तो इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कॉस्ट अकाउंटेंट बनाता है, तो कॉस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे सीमा एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। वो ग्लोबल अकाउंटेंट्स बनाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, कॉस्ट अकाउंट्स को मैनेजमेंट अकाउंट्स में बोलते हैं कि लिंक्ड है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे इस चीज में, ठीक है। विच हेल्प द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक होती है जिसमें आप डाटा देते हो मैनेजमेंट को, इस कंटेक्स्ट में यही फाइनेंशियल और कॉस्टिंग का डाटा देते हो ताकि वो उससे डिसीजन मेकिंग ले ले। कॉस्टिंग फाइनेंशियल में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर लेते हो ना, इंटरप्रेटिंग वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, और कॉस्ट में भी ये सारी चीजें, और ये दोनों चीजें मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो इंडिया में जो बनता है उसको सीए में बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसी तरह से सीए में बनते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। और वो बड़ी बड़ी इन्हीं कंपनीज में क्या है, सीएमए का रोल प्ले करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उनकी कॉस्ट्स कम करें। और क्योंकि प्राइस, सेलिंग प्राइस तो फिक्स है, तो हमें कॉस्ट प्राइस को ही अपने कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नॉलेज इज पावर को तुम लोग याद रख लेना। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या होता है। क्या आपको पता है कॉस्ट कितना है? हाँ सर, हमने ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक टर्म पढ़ी थी, कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। वहां पे बोला था कि किसी भी चीज को, मैंने अगर ये चीज मोबाइल खरीदा तो जितने में मुझे पड़ा वो मेरी कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। तो जितने में मैंने चीज पढ़ाई थी, मैंने जितने में चीज परचेज कर दी थी, वो उसकी कॉस्ट रही। बट अब बिजनेस के इंटरेस्ट में जो बिजनेस बेच रही है उसके लिए कॉस्ट क्या माना जाएगा? इस फोन को बनाने में जितना भी उनको खर्चा लगा उसको कॉस्ट बोलेंगे। इस फोन को बनाने में जितना भी उनको खर्चा लगा तो उसको कॉस्ट बोलेंगे। तो कॉस्ट का मैंने आपको बुक ऑलरेडी आपको मिली होगी, तो अगर नहीं आपको मिली है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे आपको बुक मिलेगी, ठीक है। तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विस, और इट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। हालांकि यहां पे मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, एक्चुअल और नोशनल, इनकोर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक आर्टिकल और प्रोडक्ट। तो अभी हम उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। ये जो एक्चुअल आया, एक्चुअल या नोशनल आ गया इसमें, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हम डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं कि यार मैंने अगर अपना पैसा लगाया, अगर मैं यही पैसा लोन पे लेता या इस पैसे को कहीं वो लगाता तो मुझे इंटरेस्ट तो मिलता ना, तो मैं उसको भी पार्ट कर लेता हूं कि मेरा जो नुकसान हो रहा है यहाँ पे पैसा लगा तो वो भी तो, वो खर्चा भी तो इंक्लूड हो जाएगा, तो उसको नोशनल कॉस्ट बोलते हैं। तो दो तरह के कॉस्ट, एक्चुअल और नोशनल, ये मैं आगे आपको बताता हूं जब हम क्लासिफिकेशन कॉस्ट पढ़ेंगे। तो अभी आप रखो, तो किसी भी चीज को बनाने में या किसी भी चीज के लिए जितना भी खर्चा हो गया, चाहे वो डायरेक्ट खर्चा हुआ या इनडायरेक्टली उस चीज पर खर्चा हो गया, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। कॉस्ट समझ आया? हाँ सर, कॉस्ट समझ आया। उस दूसरी चीज आती है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? टू डिटरमाइन द कॉस्ट। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। ये जो ऊपर पड़ा कॉस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एन प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट, उसको कॉस्ट बोलते हैं। तो निकालने के लिए कि इस चीज में कितना कॉस्ट लगा उसको बोलते हैं कॉस्टिंग, ठीक है दोस्तों। हाँ सर। अब तीसरा क्या रहा? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस कॉस्ट का हिसाब रखने के लिए उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग होता है निकालने का, किसी भी चीज में कैसे कॉस्ट का, फिर उसका हिसाब रखना। तो इसमें क्या आ गया? इन सारे कॉस्ट को पहले एसरटेन करना, कॉस्टिंग करना, पहले एसरटेन करना, फिर उनको एक्यूमुलेट करना, फिर एलोकेट करना कि किस में जाएगा, किस प्रोडक्ट में कितना जाएगा, वो सारा कुछ जब अभी आएंगे हम क्लास में कॉस्ट में, वहां पर आपको समझ आ जाएगा। तो उस सबको क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट, ठीक है। इन कॉस्ट का हिसाब रखना उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंस का जो हम बोलते थे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का हिसाब रखते थे। तो यहां पे हम सिर्फ कॉस्ट कंसर्न होते हैं, सिर्फ कॉस्ट का हिसाब रखते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? ये एक डिसिप्लिन है
जिसमें हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी एक डिसिप्लिन है जिसमें हम क्या करते हैं, ये कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स लगाते हैं, और ताकि हम क्या करें, वी कंट्रोल द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया। कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है ये नोट्स में आपको सारा मिलेगा, हालांकि उतना एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है आपका, जो मैंने आपको बोला आपका एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये थोड़ा इंटररिलेटेड है तभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। कॉस्ट अकाउंटेंसी में आप क्या बोलोगे, ये सारा चीज आप करोगे किसके लिए, ताकि आप कॉस्ट को कंट्रोल करो। हाँ सर, कॉस्ट को कंट्रोल करें, और फिर आप क्या कर रहे हो, एसर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी, जो आपको वहां से भी पता चलेगा, और यहां पे भी एक कॉस्ट शीट बनती है, उससे भी आपको पता चलता है कि किस तरह से, मतलब वहां तो आपको प्रॉफिट चलता है ना, पता कैसे चलता है, ये जीपी आया उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिए तो नेट प्रॉफिट आ गया। पर यहां पे हम दूसरे एंगल से कॉस्ट शीट बनाते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि अच्छा प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना आया, फिर फैक्ट्री कॉस्ट इतना आ गया, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट इतना आया, फिर ओवरऑल कॉस्ट इतना आया, ठीक है, और लास्ट में फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना आया, उसमें वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आता है, तो उसमें आप बेटर तरीके से एनालाइज कर पाते हो, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस थी जो मैंने कहता थी। अब अगर आपको मैं बेसिकली बताऊं तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फर्क है, आप लोग सर बहुत आसान है, ये हम बता सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी आर मोर फोकस्ड ऑन द कॉस्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू अराइव एट द टू असर्टेन द कॉस्ट एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट, वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का गर्ज होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें हिसाब के कंटेक्स्ट में गर्ज होता है कि हमें कितना प्रॉफिट आया या लॉस हुआ और कितना, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्टिकुलर चीज में कितना खर्चा हो गया, ताकि हम उसको कंट्रोल कर पाए और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आज हम ऑब्जेक्टिव्स ही पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे क्लासिफिकेशन तरीके हैं कॉस्ट क्लासिफाई करने के, हालांकि मतलब आप रख लो ये याद कि कल का लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट आज का बेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट एसर्टेनमेंट। क्या कुछ मुश्किल है? नहीं सर, बहुत आसान है। कॉस्ट एसर्टेनमेंट, मैं अगर यही पेन बनाता हूं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे मेरा पहला पर्पस क्या रहेगा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा, मैं एसर्टेन करूंगा इस पेन को बनाने में मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है, इसमें रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, इसमें लेबर कितना लग रहा है, इसमें ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा, टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, to ascertain the cost of the product। ठीक है दोस्तों, हाँ सर, सबसे पहला गोल हमारा रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा टू ascertain द कॉस्ट। दूसरा चीज रहेगा डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर आपको पता चला कि इस प्रोडक्ट का आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, जैसे आपका ये कॉस्ट 30 आया, तो आप एक चीज तो कर सकते हो, अगर आपके मार्केट में कंपटीशन नहीं है तो आप इसका प्राइस फिक्स कर सकते हो कि 30 रुपया प्लस मेरा प्रॉफिट 5 रुपीज 35 रुपया। बट अगर आप मोनोपोली नहीं है, कंपटीटिव एडवांटेज है, तब भी आपको ये वाला पर्पज उतना सर्व नहीं होगा, बट फिर भी सर्व हो सकता है दूसरे के इंस्टेंस में। अगर मार्केट कंपिटिटिव है कि मतलब बाकी भी है वहां पे, तो सेलिंग प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय मार्केट, बट आपको कॉस्ट एसर्टेन करने में फिर भी फायदा तो है ना, क्योंकि आप फिर तभी तो एसर्टेन कर पाओगे कि आपका कॉस्ट कितना कम करना है। जब आप कॉस्ट एसर्टेन करोगे इस पॉइंट से, तभी तो आप बता पाओगे कि आप इसको कम कैसे करते हो। या दूसरी जगहों पे होता है, मैं आपको बताता हूं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं अपनी लाइफ में, मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूं, हम रिफाइनरीज हमारी लगती है, और वहाँ पे हम क्रूड को पेट्रोल में बनाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हमें बहुत सारे टेंडर्स करने होते हैं, या आप लोकल में देखो कंपनीज को टेंडर्स करना होता है। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ मंगानी है, सपोज हमें कोई पंप बनाना है, ठीक है, तो हम टेंडर फ्लोट करते हैं। तो ठीक है, जो कंपनीज अब इसमें बिड करेंगे उनको भी पता है कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बट आपको नहीं लगता है कि प्राइस फिक्सेशन के लिए वो इंडियन ऑयल को कितना कोट करेंगे, इस पंप के लिए, तो उनको कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है ना।
हाँ सर, वो निकालने की उनको ये पंप बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, क्योंकि अब ये ऐसा मार्केट तो नहीं है ना कि जो मतलब कस्टमाइज्ड बनेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ कस्टमाइज करके बनाने पड़ते हैं। तो अगर उसी तरह का पंप है तो वहां पे क्या सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए कॉस्ट प्राइस निकालना जरूरी नहीं है। नॉट ओनली दैट, फिर जाकर क्या होता है, जैसे हम पार्टी के साथ नेगोशिएशन करते हैं, हमें लगता है कि ये L1 हमारी टेंडरिंग L1 बेस पे होती है, ये L1 आ गया, लोएस्ट बिडर का, फिर उसके साथ नेगोशिएशंस करते हैं कि भाई आप थोड़ा और डिस्काउंट दे दो, क्योंकि हमारे एस्टिमेट के हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा है, हम आपको इतना महंगा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा भी एक एस्टिमेट रहता है उस चीज़ का। तो वो पार्टी भी कितना नीचे जाके डिस्काउंट देगी, उसके लिए भी जरूरी है ना मेरे दोस्तों कि वो उस प्रोडक्ट का मेरे में कितना, मुझे कितनी चीज़ में पड़ रही है। आप जब दुकानदार के पास जाते हो मेरे दोस्तों, आप उसको बोलते हैं कि यार मुझे ये शर्ट पसंद आ गई और मैं खरीद लूंगा, वो बोल रहा है आपको 1500 में पड़ेगी। आप बोले नहीं नहीं भैया कम करो कम करो, वो बोल रहा है यार गुंजाइश नहीं है, आप बोलो कम करो। वो कितना कम करेगा मेरे दोस्तों, आप मुझे ये बता दो। क्या उसके लिए ये जरूरी नहीं जानना कि उसको कितने में ये शर्ट पड़ी है? तो टू नेगोशिएट, ठीक है सेलिंग प्राइस थोड़ा सा फिक्स, मतलब वेरिएबल तो रहता है ना, मतलब ठीक है कंपटीशन उतना नहीं है, तो अब मतलब ये चीज नहीं ना, अगर मैं ये शर्ट परचेज किया हूं तो ये डिटो शर्ट तो मुझे अमेजोन ने कहीं से नहीं, मुझे थोड़ा सा फर्क रहता है इनमें, तो बार्गेनिंग का थोड़ा सा रहता है। तो कितना मैं नेगोशिएट करूंगा, कितना डिस्काउंट दूंगा सेलर, उसको पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट कॉस्ट है। जब मुझे पता है कि मेरी चीज 1000 की है, तो मैं अगर कुछ नहीं, अगर मेरा काम अच्छा नहीं हो दिन में, तो 1050 तक तो मैं बेच ही सकता हूँ ना उसको, तो मैं उसी हिसाब से नेगोशिएट करूंगा। अगर मुझे प्राइस ही नहीं पता होगा तो मैं तो और नीचे चला जाऊंगा। तो प्राइस जानना बहुत जरूरी है किसके लिए, सेलिंग प्राइस और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा मैंने क्या बोला, ठीक है। अब तीसरी चीज, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए